Hello everyone and welcome back to our channel. This is the second lecture of AC circuits और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फेजर्स, उसके बाद में AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर, टू एन इंडक्टर एंड टू अ कैपेसिटर। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पुरानी स्टूडेंट हो जिनका 12th कंप्लीट हो चुका है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो जो 12th के अंदर है, उनको इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेज़र से। फेज़र क्या होता है, डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करनी होती है और उसका यूज़ बाकी के सर्किट्स के अंदर कैसा करना है वो हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है फेज़र्स। फेज़र्स फेज़र्स आर दी रोटेटिंग वेक्टर। फेज़र की डेफिनेशन क्या है, दीज आर दी रोटेटिंग वेक्टर्स। क्या होता है वो, रोटेटिंग vectors, rotating vectors of the quantity which changes sinusoidally, which changes sinusoidally। अब देखो क्या होता है यहाँ। सबसे पहले इसके अंदर क्या दिया हुआ है, रोटेटिंग वेक्टर्स। दीज आर दी रोटेटिंग वेक्टर्स, मतलब ये रोटेट करने वाले, कंटिन्यूसली इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है। और वो सिर्फ ऐसी क्वांटिटी का, ऑफ द क्वांटिटी, सिर्फ ऐसी क्वांटिटी का लिया जाता है विच चेंजेस साइनोसॉइडली, जिसकी वैल्यू साइनोसॉइडली चेंज होती है। साइनोसॉइडली मतलब कैसे, हमने इससे पहले दो इक्वेशन देखे, ईएमएफ की इक्वेशन E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, या फिर करंट की इक्वेशन I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। दोनों के अंदर, दोनों इक्वेशंस के अंदर साइन टर्म आती है, साइन फंक्शन आता है। तो जिस किसी क्वांटिटी के अंदर इस तरह से साइन फंक्शन होगा वो साइनोसॉइडल फंक्शन हो गया, उसकी वैल्यू साइनोसॉइडली चेंज होने वाली है। मतलब अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ करें इस तरह का, अगर कोई फंक्शन है और अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें इस तरह से, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, दो एक्सिस पर टाइम और ईएमएफ और करंट आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास कोई ग्राफ दिया हो, फॉर एग्जांपल ये ईएमएफ का है, ये वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएंगी E0, यहाँ पर नीचे -E0 हो जाएंगे। तो इस तरह से वो ग्राफ मिलता है। अब इस ग्राफ के ऊपर अगर मैं वैल्यूज देखूँगा तो ये एंगल, यहाँ पर एंगल 0 हो जाएगा, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 180, उसके बाद में 270 और लास्ट में 360। इस तरह से अगर यहाँ पर ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा टी की वैल्यू अगर डायरेक्टली दी हुई होगी तो उस ग्राफ के ऊपर से हमें उसकी वैल्यू पता चल जाती है, ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी ये पता चल जाता है। बट अगर हम हर बार इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते बैठ जाए, मतलब अगर हमें एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस एक्सिस के ऊपर टाइम है, तो कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर हमें ईएमएफ की वैल्यू, ये जो वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है वो कितनी है, वो अगर फाइंड आउट करनी होगी तो एक तो इक्वेशन यूज़ करना होगा या ग्राफ। पर हर बार इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा है, तो उसकी जगह हम रोटेटिंग वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। रोटेटिंग वेक्टर्स कैसे, हमें यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू पता करनी है तो सिंपली यहाँ हम क्या करेंगे, इस तरह से रोटेटिंग वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। रोटेटिंग वेक्टर्स कैसे हैं, उसके अंदर सिंपल दो एक्सेस होंगे, डिटेल के अंदर देखेंगे हम। इस तरह से दो एक्सेस होंगे, ये हो गया हमारा y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस। और जो रोटेटिंग वेक्टर होगा वो उसके अंदर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ चुका है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर हम रैंडमली कोई एक इक्वेशन देखेंगे, इस तरह से हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, इसका हम फेजर ड्रॉ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से दो एक्सिस कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हो गया ओरिजिन, उसके बाद में ये हो गया x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस। इसके ऊपर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे, अगर मान लो कि यहाँ पर जो ओमेगा टी है, इस तरह से यहाँ पर जो ओमेगा टी आए हैं उसकी वैल्यू दी हुई है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है। मतलब यहाँ मैं क्या करूँगा, सिंपली इस तरह से एक वेक्टर ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर ये जो
यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ 0 से लेकर ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हो जाएगा हमारा E0। दिस इज द पीक EMF, मैक्सिमम वैल्यू। इसके अंदर ये जो हम इक्वेशन देखते हैं, इस इक्वेशन के अंदर E0 क्या होता है, पीक वैल्यू होती है। तो वो पीक वैल्यू यहाँ आ गई। उसके बाद में अगर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अब ये ओमेगा टी का आ गया, ओमेगा टी यहाँ आ जाएगा। इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये एंगल जो होगा दिस विल बी ओमेगा टी। अगर यहाँ पर टी की वैल्यू इंक्रीज होगी, इस तरह से अगर इस इक्वेशन के अंदर टी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये जो रोटेटिंग वेक्टर है, ये जो वेक्टर होगा वो रोटेट होगा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर वो रोटेट होगा, मतलब ये कंटिन्यूसली चेंज होगा। ये कंटिन्यूसली चेंज होगा तो ये भी चेंज होने वाला है। इस तरह से अगर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अब इसके अंदर मान लो कि कोई वैल्यू थी, उसके ऊपर से हमने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लिया ओमेगा टी के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे मिलेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए बस यहाँ से ये जो पीक वैल्यू होगी, इस पीक वैल्यू से हमें बस एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेना है। प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन होगा वो एक तो वाई एक्सिस के ऊपर होगा या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेने वाले हैं तो वो हो जाएगा हमारा साइन टर्म, मतलब ये यहाँ पर जो वैल्यू होंगी दिस वैल्यू विल बी E0 साइन ओमेगा टी। और अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेने वाले हैं तो वो हो जाएगा E0 कॉस ओमेगा टी। फिर से समझ लो, इसके अंदर यहाँ पर हमने ओमेगा टी की वैल्यू पुट करने के बाद में, या इस केस के अंदर हमें प्रोजेक्शन लेना है। अब ये जो प्रोजेक्शन होगा तो वाई एक्सिस के ऊपर ये जो वैल्यू मिलने वाली है, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कौन सी वैल्यू हो गई वो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम लेंगे तो साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करना है, और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे तो हमें कॉस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करना होगा पीक वैल्यू E0। ठीक है, इस तरह से हम रोटेटिंग वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। फिर से हम इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर आ जाएं तो क्या होता है, दीज आर दी रोटेटिंग वेक्टर्स। अब ये जो वेक्टर है O से लेकर यहाँ E0 तक, तो ये हो गया हमारा वेक्टर मैक्सिमम। रोटेटिंग वेक्टर होगा वो किधर रोटेट करेंगे, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। और अगर हमें कोई फेजर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें जो फंक्शन चाहिए वो साइनोसॉइडल चाहिए। द क्वांटिटी विच चेंजेस साइनोसॉइडली, इस तरह से साइनोसॉइडल चेंज होगा। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए हमें बस इसका प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कहीं पर भी होगा वो, तो उसके ऊपर से बस हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर। वाई के ऊपर होगा तो साइन ओमेगा टी, एक्स के ऊपर होगा तो कॉस ओमेगा टी। इस तरह से हमें फेजर ड्रॉ करने होते हैं। अगर इससे आपको समझ आया होगा तो ठीक, अदरवाइज आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसके अंदर हम फिर से इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज AC voltage applied to a resistor. Our next topic is AC voltage applied to a resistor. अच्छे से समझ लो, ये जो तीन टॉपिक्स है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का, ये एकदम सिंपल है। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो LCR सर्किट जो आगे आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे उसको, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये जो टॉपिक होता है, ये जो हम देख रहे हैं, इसको अगर आप समझ लोगे तो कॉम्बिनेशन जो होता है, मतलब बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं कि बस रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर के लिए आएगा। कभी कभी रजिस्टर और कैपेसिटर का, या रजिस्टर और इंडक्टर का, इंडक्टर और कैपेसिटर का, इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। उसके लिए हमें इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी होती है वो कैलकुलेट करने के लिए आता है। सो अच्छे से समझ लो। सबसे पहले हम इसके अंदर डायग्राम देखेंगे। डायग्राम के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से हम एक रजिस्टर लेंगे। यहाँ पर एक आ गया हमारा रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। इसका रेजिस्टेंस कितना है, R। दिस रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स विच इज AC अल्टरनेटिंग। यहाँ पर हम इसको एक अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करेंगे इस तरह से।
मतलब यहाँ पर जो हमें EMF मिलने वाला है, दिस EMF विल बी E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये चेंज होने वाला नहीं, बाकी के और दो डेरिवेशंस के अंदर हमें यही यूज करना है, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। देन अगर हम इसके ऊपर से करंट की वैल्यू, हर इसके अंदर हमें करंट और वोल्टेज का रिलेशन, सॉरी हाँ बराबर, करंट और वोल्टेज का रिलेशन देखना है। करंट एंड EMF की इक्वेशंस क्या है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले EMF तो दिया हुआ है, दैट इज E0 साइन ओमेगा टी। अब करंट के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ओम्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अगर हम देखेंगे तो उसका बेसिक इक्वेशन क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ करना है, बस ये जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स है, तो अल्टरनेटिंग के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, V की जगह, वोल्टेज की जगह यहाँ पर EMF E आ जाएगा। उसके बाद में करंट के लिए हम दूसरा सिंबल स्मॉल आई यूज करेंगे और ये आर एज इट इज, आर यहाँ पर एज इट इज आ गए। तो इसके ऊपर से जो करंट की इक्वेशन मिलने वाली, दैट इज आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई अपॉन आर। ठीक है, ये फिर से हमें इक्वेशन यूज करनी है। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E0 साइन ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से अगर हम देखेंगे E0 अपॉन आर, E0 अपॉन आर, यहाँ पर भी क्या था, E अपॉन आर। E अपॉन आर मतलब क्या, यहाँ पर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है, I होती है। तो यहाँ पर पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी क्या, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट होंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से I इज इक्वल्स टू ये E0 अपॉन आर की वैल्यू हम लेंगे I0 इंटू बाकी की रह गई टर्म, दैट इज साइन ओमेगा टी, ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें एक करंट की इक्वेशन मिलेंगी, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। इसके अंदर हमने क्या पुट किए थे, इस तरह यहाँ पर ये जो वैल्यू थी कौन सी, E0 अपॉन आर, इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, बस हमें I0, सिंपल ओम्स लॉ यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ हम अगर दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, कौन कौन से, सबसे पहले E की इक्वेशन E0 साइन ओमेगा टी और दूसरी करंट की इक्वेशन I0 साइन ओमेगा टी। दोनों के अंदर साइन के टर्म के अंदर ओमेगा टी आया हुआ है, मतलब दोनों के अंदर किसी तरह का फेज डिफरेंस नहीं है। अगर फेज डिफरेंस नहीं होगा तो उसको अगर हम ग्राफिकली दिखाएंगे तो ग्राफ कैसे आ जाएगा, वो ग्राफ जो होता है वो हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम दो एक्सिस कंसीडर करेंगे, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर हमें टाइम लेना है, इसके ऊपर टाइम आ जाएगा। और ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर हम EMF और करंट दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों भी हम लेने वाले हैं, कैसे लेंगे, सबसे पहले इस तरह से हम इसके मैक्सिमम वैल्यूज ड्रॉ कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यूज कौन कौन से, मतलब अगर EMF होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक आ जाएंगी, इस तरह से यहाँ से आगे ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, निगेटिव साइड में भी इस तरह से ये जो दो वैल्यूज होने वाली है, यहाँ पर जो दो वैल्यूज हैं, दीज आर दी मैक्सिमम वैल्यूज, दैट इज E0 प्लस E0, और नीचे आ जाएगा ये माइनस E0। और इक्वेशन क्या है, E0 साइन ओमेगा टी, तो उसके लिए साइन की टर्म है, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली है, ज़ीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगी, फिर से वो ज़ीरो हो जाएंगी, फिर से ज़ीरो आने के बाद में वो नेगेटिव साइड में जाकर इस तरह से फिर से ज़ीरो हो जाएंगी, और लास्ट में, एक मिनट, इस तरह से आ गई ये, और लास्ट में फिर से वो मैक्सिमम की तरफ जाने वाली है। ठीक है, इस तरह से उसका ग्राफ आ जाएगा, दिस इज द ग्राफ फॉर द EMF। और उसी के ऊपर हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे करंट के लिए। अब करंट के लिए क्या करना है, फिर से उसके पीक वैल्यूज़ के लिए, यहाँ पर पीक वैल्यूज जो होंगी वो EMF से कम होगी, इस तरह से EMF से अगर हम कम ड्रॉ करेंगे,
तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम और पीक वैल्यूज ऑफ करंट, ये आ जाएगा I0 और ये होगा हमारा -I0। ठीक है, जो ग्राफ होगा, ग्राफ कैसा आएगा, जब EMF 0 होगा तो करंट भी कितना होगा 0, जब EMF मैक्सिमम होगा तो करंट भी क्या होगा यहाँ मैक्सिमम होगा। मतलब ग्राफ इस तरह से 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम, फिर से 0, फिर से नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ और फिर से यहाँ पर 0 होगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में ये मैक्सिमम की तरफ जाने वाले। ठीक है, इस तरह से जब करंट की वैल्यू 0 होगी तो EMF भी 0, या EMF की वैल्यू 0 होगी तो करंट भी कितना आ जाएगा 0। इस तरह से हमें एक ग्राफ मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मेन टॉपिक जो हमने फेजर से स्टार्ट किया था, अब फेजर को समझने का वक्त आ चुका है। फेजर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो फेजर डायग्राम जो होगी उसकी, मतलब इसके बाद में इसी के अंदर टॉपिक देखना है हमें फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे आएंगी, फेजर डायग्राम के लिए हम सिंपली इस तरह से फिर से जो दो एक्सिस होते हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा y एक्सिस, जस्ट 1 मिनट, y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस। उसके बाद में इसके ऊपर दोनों के अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर अगर हमने फॉर एग्जांपल इस तरह से EMF ड्रॉ कर लिया, मतलब ये क्या आ गया हमारा, ये हो गया y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस। इसके ऊपर EMF है, EMF की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज E0। उसके बाद में दोनों के अंदर करंट और EMF के अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर इसी के ऊपर एग्जैक्टली इसी के ऊपर हमारा जो करंट है वो आ जाएगा इस तरह से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया हमारा I0। क्लियर हो गया, मतलब E0 है, उसी के साथ में ये I0 है, और दोनों के बीच में जो एंगल होगा दिस विल बी ओमेगा टी। ठीक है, अगर हमें इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेनी है तो सिंपली क्या ड्रॉ करना होगा, इस तरह से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस के ऊपर, यहाँ से I0 से भी परपेंडिकुलर इस y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर होगा तो साइन टर्म आएंगी, x के ऊपर होगा तो कोसाइन टर्म आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो वैल्यूज होंगे वो वैल्यूज क्या मिलेंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक I0 साइन ओमेगा टी। उसके बाद में ये होगा यहाँ से 0 से लेकर तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक, दिस विल बी E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह से इसकी फेजर डायग्राम आ जाएंगी, दोनों के अंदर किसी तरह का कोई एंगल नहीं। ठीक है, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द AC voltage applied to a resistor. Then now our next topic is AC voltage applied to an inductor. AC voltage applied to an inductor. तो हमें सबसे पहले एक इंडक्टर लेना है। कंसिडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। इसका इंडक्टेंस कितना है L है। दिस इंडक्टर इज कनेक्टेड एन अल्टरनेटिंग सोर्स। इस तरह से एक अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट कर देंगे कि जिसका EMF E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी इतना है। ठीक है, इसके बाद अब सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडक्टर क्या होता है। इंडक्टर मतलब सिंपल एक कॉइल है, उस कॉइल के अंदर अगर करंट की वैल्यू चेंज होगी, एक तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो उस चेंजिंग करंट की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मतलब यहाँ पर जो हमने कॉइल कंसीडर की है, इसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसके अक्रॉस EMF इंड्यूस होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ अगर हम यूज करेंगे, कौन सा, फैराडेज लॉ, फैराडेज और लेंस लॉ होता है, दोनों की एडिशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ और अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, द इंड्यूस्ड EMF, अब EMF क्यों इंड्यूस हो रहा है, इसके अंदर
यहाँ पर जो हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो होगी, ज़ीरो कब होगी, उसके लिए मैं यहाँ पर इस तरह से एक प्लग की दिखा लेता हूँ। शुरुआत में एक प्लग की शुरुआत में जब ये सर्किट ओपन होगा, करंट ज़ीरो है। उसके बाद में अगर हम सर्किट को क्लोज करेंगे तो इसके अंदर इस तरह से करंट की वैल्यू ज़ीरो से लेकर मैक्सिमम की तरफ जाएंगी, मतलब करंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा और उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये कौन सा ले रहे हैं हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ ई डैश is equals to minus L di by dt, di by dt होगा, ठीक है, माइनस L di by dt। उसके बाद में हमें किरचॉफ लॉ यूज करना है। इसके अंदर दो ईएमएफ आने, एक कौन सा, एक हो जाएगा हमारे पास अप्लाइड ईएमएफ, एक हो गया अप्लाइड ईएमएफ, और दूसरा होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा कौन सा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अप्लाइड ईएमएफ है ई और इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई डैश। जो किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग जो दोनों भी ईएमएफ है, दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, जीरो। मतलब यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, बाय किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर E प्लस ई डैश दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, जीरो। मतलब E इज इक्वल टू कितना है, माइनस ई डैश है, माइनस ई डैश। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ई डैश। ई डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी। बुक के अंदर माइनस नहीं, यहाँ पर जो हम डैश साइन यूज करते हैं, डैश, इस तरह से डैश साइन का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको अवॉइड करने के लिए या अच्छे से समझ लो या लिख लो, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूछा था कि आपको इसके प्रिंट ऐसा जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जो नोट्स मैं लिखता हूँ, तो अगर चाहिए होंगे तो कमेंट्स के अंदर बता दो, मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर प्लस हो जाएगा। मतलब ये आ गया L इंटू डी आई बाई डी टी। हमें करंट की वैल्यू लेनी है तो डी आई हम एज इट इज़ ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर डी आई को हम जगह पर रखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर E है, ठीक है, और यहाँ का dt है, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और L डिवाइड हो जाएगा। मतलब इक्वेशन क्या आ जाएंगी, इस तरह से E इंटू डी टी एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएंगे, इस तरह से L आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम नेक्स्ट केस के अंदर E की वैल्यू पुट करेंगे। E की वैल्यू कितनी होती है, E0 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ पर L है। उसके बाद में यहाँ पर हमें डी आई दिया हुआ है। डी आई मतलब क्या, स्मॉल चेंज इन करंट, स्मॉल चेंज इन करंट। टोटल अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड में अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे, इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और राइट साइड में भी इंटीग्रेशन ऑफ E0 इंटू साइन ओमेगा टी अपॉन L इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ले लिए। उसके बाद में जो कॉन्स्टेंट यहाँ पर डी आई का इंटीग्रेशन अगर हमने लिया तो वो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू, इसके अंदर जो कांस्टेंट है दैट इज E0 एंड L, दोनों को साइड में ले लिए। इंटीग्रेशन किसका लेना है, बस साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो यहाँ आ जाएगा E0 अपॉन L इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर बस साइन टी नहीं, साइन ओमेगा टी जो फंक्शन होगा वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये ओमेगा भी एक तरह का कांस्टेंट है, उसको साइड में ले लेंगे तो ये आ जाएगा E0 अपॉन ओमेगा L
और ब्रैकेट के अंदर यहाँ रह जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस साइन हमने बाहर नहीं लिया। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो कॉस होता है, कॉस क्या होता है, अगर हम साइन की इक्वेशन लेंगे, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किया हमने, कौन सी, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्या होता है वो, कॉस थीटा। दोनों साइड में अगर हम माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, देखो इसके अंदर ये जो कॉस की टर्म है, वो कॉस की टर्म निगेटिव है, मतलब ये जो कॉस की टर्म है निगेटिव है, मतलब ये कहाँ पर चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ चला गया ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ का, इस तरह से अगर हम देखेंगे, चार तरह के एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, उसके बाद में ये थर्ड, उसके बाद में ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसके अंदर कॉस माइनस होता है, नेगेटिव होता है, और ये साइन की टर्म, सॉरी यहाँ पर कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर हम माइनस साइन ले रहे हैं तो साइन जो जनरली हम एंगल्स लेते हैं वो एंगल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट से सेकंड की तरफ, फिर थर्ड की तरफ, फिर फोर्थ की तरफ आता है। इस तरह से 1 2 3 4 का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। बट अगर हम उसको क्लॉकवाइज फिराएंगे तो क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में, घुमाने के बाद में यहाँ पर जो माइनस साइन है वो कहाँ आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट यहाँ पर जीरो से फर्स्ट की तरफ जाने के बजाय अगर हम जीरो से फोर्थ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस थीटा है, तो उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, इस तरह से साइन थीटा माइनस पाई बाय 2, थीटा माइनस पाई बाय 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से वो सेकंड की तरफ नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट से वो फोर्थ की तरफ क्लॉकवाइज रोटेशन अगर लेने वाला है तो माइनस कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस पाई बाय 2। मतलब इसके अंदर ये जो नेक्स्ट स्टेप होगी ये आ जाएंगी आई इज इक्वल टू ए जीरो अपॉन ओमेगा एल एज इट इज, और माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह आ जाएगा साइन थीटा, थीटा मतलब क्या, ओमेगा टी, और माइनस पाई बाय 2। ठीक है, इसके बाद में एक हम वैल्यू हमें यहाँ फिर से पुट करनी है, पुट क्या पुट करेंगे हम, ए जीरो अपॉन ओमेगा एल, इसकी वैल्यू हम लेंगे आई जीरो। क्या लेंगे, आई जीरो। ये जो इक्वेशन हमने यहाँ यूज की है, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ यूज की है, इसको अच्छे से ध्यान में रखो क्योंकि हम आगे जाके इसे यूज करने वाले हैं। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस तरह से इक्वेशन क्या आ जाएंगी, आई इक्वल्स टू ए जीरो अपॉन ओमेगा एल की जगह आई जीरो आ गया इनटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, आ गया। तो अब देखो ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, E इक्वल्स टू ए जीरो साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन क्या आ गई, आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यहाँ पर ओमेगा टी है और यहाँ पर क्या है, माइनस पाई बाय 2, मतलब यहाँ पर जो है ईएमएफ लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है। समझ में आया, मतलब क्या, यहाँ एक स्पेशल केस हम ऐड करेंगे, क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, लीड कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, लीड मतलब आगे कौन है, ईएमएफ है, कौन है, ई, और लैग कौन कर रहा है, करंट, माइनस पाई बाय 2 से आए। मतलब इसको हम स्टेटमेंट के अंदर बहुत सी बार बोर्ड के अंदर या सीईटी के अंदर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि लीड और लैग कौन कर रहा है। तो अगर हम उसको स्टेटमेंट में देखेंगे तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा इसका, ईएमएफ लीड्स द करंट, लीड्स द current by a phase difference of pi by 2 radian, मतलब लीड कौन कर रहा है, ईएमएफ, लैग कौन कर रहा है, करंट। तो दूसरा जो स्टेटमेंट होगा वो इस तरह से आ जाएगा, करंट lags behind the EMF, sorry,
द EMF बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन। दोनों में लीड और लैग कौन कर रहा है? ये जो दो इक्वेशन है I और E का, इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है। उसके बाद में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मेन पार्ट आ गया अब ग्राफ का। अब ग्राफ कैसे आएगा देखो, इस तरह से हम फिर से दो एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। इसके ऊपर ये जो हम x एक्सिस लेने वाले हैं, इसके ऊपर हम टाइम लेंगे और y एक्सिस के ऊपर हम E और I दोनों की वैल्यू लेंगे। E और I है तो दोनों की वैल्यू ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से इसकी पीक वैल्यूज लेंगे। पीक वैल्यू ऑफ EMF, पीक वैल्यू ऑफ EMF इन नेगेटिव साइड। तो EMF का जो इक्वेशन है E0 sin ओमेगा t, तो उसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं कि जो EMF है वो स्टार्ट कहाँ से होने वाला है? वो 0 से स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरह से वो 0 से स्टार्ट होगा, इस तरह से वो 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम की तरफ जाएगा, फिर से 0 होगा, फिर से नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जाकर वो 0 हो जाएगा और फिर पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया उसका EMF का ग्राफ। ठीक है, आ गया। उसके बाद में हमें करंट की वैल्यू लेनी है। अब करंट और EMF के बीच में क्या रिलेशन आ गया देखा था हमने, ये हो गया E0 एंड -E0। दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है और करंट लैग कर रहा है। लैग मतलब कैसे देखो, हम इसके अंदर सबसे पहले हम इस तरह से करंट की मैक्सिमम वैल्यूज ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गए उसकी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू और उसके बाद में पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू और उसके बाद में नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा I0 और ये हो जाएगा -I0। ठीक है, तो जब यहाँ पर EMF की वैल्यू 0 होगी तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम होगी नेगेटिव साइड में, मतलब करंट जो होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, बट जब EMF की वैल्यू 0 हो जाएंगी, सॉरी EMF की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 0 होगी। समझ रहे हैं? मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसकी π/2 होगी और अगर EMF की 0 होगी तो करंट की मैक्सिमम π/2 होगी। EMF की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 0। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूँ, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। इस तरह से वर्टिकल लाइंस आ गए, इस तरह से वर्टिकल लाइंस आ गई। जस्ट 1 मिनट। इस तरह से मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, अब देखो अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले इसके ऊपर जब ये EMF की वैल्यू 0 है तो करंट कितना है? यहाँ पर मैक्सिमम है। EMF की वैल्यू 0 होगी तो करंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ गए। ठीक है, उसके बाद में अगर EMF की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? यहाँ पर मैक्सिमम होगी, बट मैक्सिमम किधर हो जाएंगी? वो पॉजिटिव साइड में हो जाएंगी, मतलब इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ के पॉइंट के ऊपर ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जब EMF की वैल्यू फिर से 0 होगी, सॉरी EMF की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर 0 हो जाएंगी। फिर उसके बाद में EMF की वैल्यू जब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर अगर 0 होंगी तो करंट कितना हो जाएगा? यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, फिर से EMF की वैल्यू मैक्सिमम तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। ठीक है, 1 मिनट बस, ऐसा आ गया यहाँ पर।
ओके, अब ग्राफ जो है उसके अंदर ये पॉइंट गलत हो गया थोड़ा सा, ऐसा ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरह से ग्राफ है। अब ग्राफ के ऊपर से सब क्लियर हो रहा है कि वो फिर से देखेंगे हम। सबसे पहले देखो, करंट ईएमएफ की वैल्यू 0 तो करंट की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम, ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम तो करंट की वैल्यू 0, ईएमएफ की वैल्यू 0 तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम बट पॉजिटिव साइड में। उसके बाद में ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है तो करंट फिर से कितना हो जाएगा 0। इस तरह से दोनों के बीच का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। समझ गए आप लोग? तो इसके बाद में फेजर का पॉइंट आ जाता है। फेजर, अब फेजर के लिए फिर से हम लोग दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे इस तरह से। एक हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और लीड और लैग का पॉइंट आ रहा है तो इसके लिए हमें छोटे से लाइंस ड्रॉ करने होंगे इस तरह से। ओके, इसके अंदर जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ के लिए हम वैसा ही एज इट इज ले लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो वैल्यूज है, वैल्यूज कौन कौन से हैं? ये है हमारा y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, ये आ जाएगा हमारा E0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और x एक्सिस से ईएमएफ का जो एंगल होगा वो होगा ओमेगा टी। इसके अंदर ईएमएफ लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसका रोटेशन ऐसा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ईएमएफ आगे है और करंट कैसे है? पीछे। अब पीछे किधर होगा? 90 डिग्री के ऊपर है। वो जो करंट होगा, करंट को दिखाने के लिए हमें इस तरह से पीछे जाना होगा, मतलब इसके ऊपर एग्जैक्टली ऐसा परपेंडिकुलर, सॉरी, इसके ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर, कैसे, ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ऐसा। मतलब देखो, इसके अंदर यहाँ पर जो हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो करंट है, यहाँ पर जो हमने करंट कंसीडर किया है I0 मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो ईएमएफ और करंट के बीच में, ये ईएमएफ और करंट के बीच में दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री, दैट इज π/2 रेडियन का। तो वो इस ग्राफ के ऊपर, फेजर के ऊपर से दिख रहा है। दोनों के अंदर एंगल कितना है? 90 डिग्री है, और वो एंगल कितना है? ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। इस तरह से हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं कि दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो ओमेगा टी माइनस π/2 या π/2 माइनस ओमेगा टी, इतना होगा। ओके, उसके बाद में फेजर तो हो गया, दोनों के अंदर 90 डिग्री, इसके अंदर ईएम लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। इस तरह से हमारी फेजर डायग्राम हो जाएंगे, ठीक है। हो गई ये डायग्राम। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज AC voltage applied to a capacitor, अब कैपेसिटर, हम एक कैपेसिटर कंसीडर करेंगे और कैपेसिटेंस C, ऐसा कैपेसिटर है कि जिसका कैपेसिटेंस कितना है? C है, एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सोर्स। इस तरह से एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, उसको वो कनेक्ट किया हुआ है, अल्टरनेटिंग सोर्स है, ठीक है। और सर्किट हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। जो अल्टरनेटिंग सोर्स है उसका ईएमएफ जो होगा, दैट ईएमएफ विल बी E0 साइन ओमेगा टी, मतलब ये अल्टरनेट करने वाला है बिटवीन द वैल्यूज 0 मैक्सिमम एंड नेगेटिव मैक्सिमम के बीच में। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा, जब ग्राफ का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, उसके अंदर ये कैपेसिटर चार्ज होगा। क्या हो जाएंगे? ये चार्ज होगा, ठीक है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कब होने वाली है? जब इसके अंदर जो ईएमएफ हमने अप्लाई किया है वो 0 से लेकर मैक्सिमम जाएगा, फिर से 0 होगा, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई। और जब उसकी नेगेटिव हाफ साइकिल होगी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर वो डिस्चार्ज हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज। इस तरह से उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंटिन्यूसली चलने वाली है, ठीक है। उसके बाद में जो हम बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इसके अंदर Q मतलब क्या, चार्ज, और V मतलब क्या, पोटेंशियल। तो इसको हम दूसरे फॉर्म के अंदर इस तरह से दिखा सकते हैं, C इज इक्वल टू Q की जगह स्मॉल q आ जाएगा, कितना चार्ज है हमें नहीं पता। उसके बाद में सिम्बॉल्स बस हम इसमें यूज करने वाले हैं। उसके बाद में V अप्लाइड पोटेंशियल, वो E आ जाएगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ E। सो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, C इंटू E की वैल्यू हमें पता है क्या है, A0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद में हमें करंट लेना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू, करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज dq बाय dt। यहाँ पर q की वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज d बाय dt ऑफ q की वैल्यू कितनी है, c इंटू E0 इंटू साइन ओमेगा टी, ये आ गया। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म्स हम साइड में ले लेंगे, तो I इक्वल टू क्या आ गया, c इंटू E0 इंटू डेरिवेटिव किसका रह जाएगा, बस साइन ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव क्या, कॉस ओमेगा टी, और जो फंक्शन होगा ओमेगा वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, c इंटू E0 इंटू ओमेगा साइड में, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हम कैसे पुट कर सकते हैं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा अगर हमने लिया, पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा। वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पर यूज करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। और इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू यहाँ पर E0 एज इट इज, बट ये जो ओमेगा सी है उसको कैसे लिखेंगे, बस वन अपॉन ओमेगा सी। कैसा, इसके अंदर वन अपॉन ओमेगा सी, मतलब ये ओमेगा सी ऊपर जाने के बाद मल्टीप्लाई, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आया, बस उसको हमने रीअरेंज कर लिया है, और कॉस की जगह यहाँ पर साइन आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल गई हमें इसकी, E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, इसकी वैल्यू लेनी है हमें I0। ये आगे जाके हम यूज करने वाले हैं, इससे पहले वाला जो पार्ट था वो भी रह गए, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो जो करंट है, करंट आ जाएगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, सॉरी यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 रह गए हैं, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यहाँ पर भी सिमिलरली इस तरह से साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा, ओके। और ईएमएफ की इक्वेशन क्या थी, E0 साइन ओमेगा टी। इसके ऊपर से अब बोलो कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा। इसके अंदर लीड कौन कर रहा है, करंट कर रहा है, और लैग कौन कर रहा है, ईएमएफ। मतलब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लीड कौन करने वाला है, इसके अंदर लीड करेगा करंट, और लैग कौन करने वाला है, लैग कौन करेगा, ईएमएफ, ठीक है। इसको हम वर्ड्स के अंदर कैसे लिख सकते हैं, करंट leads the EMF by a phase difference of pi by 2 रेडियन, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, EMF lags behind the current by a phase difference of pi by 2 रेडियन, ओके। दोनों के अंदर सेम इक्वेशन। मतलब अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ किस तरह से आ जाएगा, ग्राफ, अगर आप ग्राफ का पार्ट समझ चुके हैं तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद में इस तरह से मैं शॉर्टकट के अंदर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा ईएमएफ आ जाएगा इस तरह से, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये होगा हमारा, यहाँ पर होगा
E0, उसके बाद में निगेटिव साइड में यहाँ पर होगा माइनस E0, उसके बाद में करंट। करंट कैसा होगा, जब इसके अंदर लीड कौन कर रहा है, लीड करने वाला करंट है, तो करंट आगे है। तो शुरुआत के अंदर अगर हम देखेंगे इस तरह से, अगर ये करंट का एक्सिस होगा इस यहाँ पर, करंट की मैक्सिमम वैल्यूज दैट इज ये हो गया I0 और ये हो गया माइनस I0। तो करंट की वैल्यू, करंट कैसा आ जाएगा इसके अंदर, जब EMF 0 होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, और EMF मैक्सिमम होगा तो करंट कितना हो जाएगा, 0। इस तरह से वो डिक्रीज होगा, इस तरह से डिक्रीज होगा, ठीक है। और जब करंट EMF की वैल्यू 0 होगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएंगी, ठीक है। ग्राफ नहीं आ रहा है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर 0 के बाद में ये मैक्सिमम की तरफ चले जाएंगे, फिर से EMF मैक्सिमम होगा तो करंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएंगे, ठीक है। EMF यहाँ पर 0 हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम। इस तरह से वो ग्राफ मिलेगा। जैसे EMF मैक्सिमम तो करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से 0। तो ये करंट और EMF का ग्राफ आने वाला है, बुक के अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, और समझने के लिए ग्राफ भी सफिशियंट है। इस तरह से मैं थोड़ा सा चेंज अगर कर लूँगा तो ग्राफ अच्छी तरह से दिख जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ग्राफ। देन फेजर, फेजर के लिए सिंपल है, फेजर डायग्राम जो होगी इसके, फेजर डायग्राम के अंदर दो एक्सिस आ गए इस तरह से, y और x एक्सिस, और EMF को अगर हम यहाँ पर एज इट इज दिखा लेंगे जैसा पहले दिखाते थे, तो y एक्सिस ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, उसके बाद में ये होगा हमारा EMF मैक्सिमम, यहाँ पर वैल्यू होगी ओमेगा टी, और इसके अंदर करंट लीड कर रहा है, तो लीडिंग कहाँ पर चला जाएगा, ग्राफ किधर घूमने वाला, सॉरी ये वेक्टर किधर घूमने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद में, एंटी क्लॉकवाइज अगर ये घूमने वाला है तो आगे कौन है, करंट। तो करंट आगे दिखाने के लिए हमें इस तरह से एग्जैक्टली इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। और ये होगा हमारा, जस्ट 1 मिनट, ये हो गया हमारा करंट दैट इज I0, ठीक है। अब ये EMF और करंट दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री दैट इज π/2। एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमने वाला है तो आगे कौन है, करंट है, और पीछे कौन है, EMF। तो इस तरह से इसके हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, कि इसके अंदर देखो हमने दो जगह पर कोई पॉइंट्स देखे थे इस तरह से, यहाँ एक पॉइंट देखा था, E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C की वैल्यू कितनी ली थी, I0। मतलब अगर हम इसे ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे तो ये हो गया हमारा V, ये हो गया R, तो ये हो जाएगा करंट I। दोनों को भी देखेंगे हम 1 बाय 1। सबसे पहले कैपेसिटर में हमने एक पॉइंट देखा था, कैपेसिटर में, सॉरी अब कौन सा देखा था हमने, कैपेसिटर। कैपेसिटर की इक्वेशन क्या थी, कैपेसिटर की इक्वेशन थी E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल्स टू I0, ठीक है। V अपॉन R, मतलब ये जो है वो एक तरह का रेजिस्टेंस दे रहा है, मतलब इक्वेशन होती है ना, V इज इक्वल्स टू IR, तो V अपॉन R इक्वल्स टू क्या होता है, I। तो इसके अंदर V और I तो आ चुका है, बस R की कमी थी, वो R की जगह क्या है, 1 अपॉन ओमेगा C। सो दिस 1 अपॉन ओमेगा C, this 1 upon omega C is nothing but XC, and this XC is known as कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब क्या, द ऑपोजिशन offered by a capacitor, opposition offered by a capacitor to an alternating source। मतलब अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग EMF है, तो उसको
उसके अंदर अगर हम कोई कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो वो कैपेसिटर जो अपोजिशन ऑफर करने वाला है, दैट अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम दिया है उसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/ओमेगा c। अब ये जो ओमेगा सी है, ओमेगा मतलब क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। f इज द फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम यहाँ पर अगर कोई डीसी सोर्स कंसीडर करेंगे तो डीसी के लिए xc की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? xc इज इक्वल टू 1/ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? 2πf इंटू सी। तो डीसी के लिए f की वैल्यू, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। मतलब वो चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0। वो अगर 0 होगा तो 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0। 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। सो xc कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर द डीसी सप्लाई इज इनफाइनाइट। मतलब वो इनफाइनाइट अपोजिशन देने वाला है। तो डीसी के अंदर अगर हम कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो वो डीसी को ब्लॉक करने वाला है। ब्लॉक कैसा करेगा? अगर कोई कैपेसिटर है और वो एक डीसी सप्लाई को कनेक्ट किया हुआ है, इस तरह से डीसी के लिए हम सिंबल यूज करेंगे तो करंट यहाँ से निकल जाएगा, मतलब यहाँ से करंट निकलेगा, बट इसके आगे जाने वाला नहीं है। मतलब उसके लिए ये जो कैपेसिटर है वो एक तरह का इनफाइनाइट अपोजिशन ऑफर करने वाला है। और उसकी जगह अगर हम कोई एसी सोर्स लेंगे, एसी के लिए एफ की वैल्यू इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे जो हमारे घरों में सप्लाई आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नियरली 50 हर्ट्ज होती है। तो 50 हर्ट्ज भी अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे ना 1/ओमेगा c की जगह, f की जगह 50 हर्ट्ज पुट करेंगे तो वो इनफाइनाइट नहीं आने वाला, फाइनाइट होगा, कुछ वैल्यू होगी उसकी। तो यहाँ पर डीसी के लिए वो इनफाइनाइट अपोजिशन देने वाला है। मतलब यहाँ हम एक पॉइंट ऐड कर लेंगे, क्या पॉइंट होगा? इनफाइनाइट अपोजिशन, इनफाइनाइट opposition to the DC। DC के लिए वो इनफाइनाइट अपोजिशन देने वाला है, वहां से करंट पास होने वाला नहीं है। उसके बाद में हमने इससे पहले एक जगह पर एक इक्वेशन देखी थी, आप लोगों को कहा था हम उसे आगे यूज करने वाले। ये वाली इक्वेशन, ये इंडक्टर के अंदर क्या था? E0/ओमेगा इक्वल्स टू I0। ठीक है, उस इक्वेशन को भी हम देख लेंगे। ये किसके लिए देखा था हमने? कैपेसिटर के लिए। सेम हमें देखना है इंडक्टर के लिए। इंडक्टर के अंदर क्या देखे हमने? इक्वेशन क्या थी? E0/ओमेगा L इज इक्वल्स टू कितना था यहाँ पर? I0। फिर से V/R इज इक्वल्स टू क्या होता है? I। तो सेम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो अपोजिशन मिल रहा है ओमेगा L, this omega L is equals to XL which is nothing but the inductive reactance। क्या होता है ये? inductive reactance। inductive reactance मतलब क्या? opposition offered by the inductor, opposition offered by inductor। When a pure inductor is connected to an AC source, that the inductor will offer the opposition to the flow of current of alternating source। तो वो जो opposition मिलने वाला है, that opposition is known as inductive reactance। The opposition offered by the opposition offered by the inductor to the flow of current, alternating current is known as inductive reactance। ठीक है, सेम हम यहाँ पर डीसी और एसी के लिए अगर देखेंगे तो डीसी अगर होगा तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। तो यहाँ पर ओमेगा L दैट इज 2πf इंटू L, f की वैल्यू कितनी? 0। तो यहाँ पर जो हमें XL मिलने वाला है, XL कितना हो जाएगा? 0। डीसी सोर्स के अंदर अगर कोई हम इंडक्टर कनेक्ट करेंगे तो वो इंडक्टर किसी तरह का अपोजिशन ऑफर करने वाला नहीं है, नो अपोजिशन। यहाँ पर क्या आ जाएगा? नो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ डीसी करंट, नो अपोजिशन। ठीक है, बट इसके अंदर अगर हम एसी अगर देखेंगे, एसी के लिए
फ्रीक्वेंसी की नियरली वैल्यू कितनी होती है 50, तो यहाँ पर जो एक्सेल होगा उसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी। क्या होगी वो? नॉन जीरो। मतलब इंडक्टर अगर हम डीसी को कनेक्ट करेंगे तो किसी तरह का ऑपोजिशन नहीं है, एक नॉर्मल कॉइल ही होगी ना, वो नॉर्मल कॉइल है तो किसी तरह का ऑपोजिशन नहीं है। और अगर हम वही इंडक्टर एसी को कनेक्ट करेंगे तो एसी को कनेक्ट करने के बाद में वो एक तरह का ऑपोजिशन देने वाला है, एक तरह का रेजिस्टेंस देने वाला है। दैट ऑपोजिशन इज नथिंग बट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये सभी जो पार्ट हमने देखा है, तीन टाइप के ऑपोजिशन आए। एक होता है रेजिस्टेंस, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर। उसके बाद में होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। और तीसरा होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। तीनों के अंदर तीनों के जो यूनिट्स होंगे वो सेम होंगे, तीनों के लिए हम यूनिट यूज करेंगे वो हम जो बेसिक रजिस्टर के लिए हम यूज करते हैं वही यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस तरह से फेजर और एसी वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इस तरह से इन सभी पॉइंट्स को डिटेल के अंदर स्टडी कर लिया है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और जो अपने फ्रेंड्स होंगे उनके साथ भी ये शेयर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।